राज्य आईएएस के न्यूज टुडे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये आज 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति जो समिति है उनके द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा प्रस्तुत किया, इनकी घोषणा किया। ये वास्तविक में अगर कहा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये छठवीं और अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा था। छठवीं होने के मतलब यहां हुआ कि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो है प्रत्येक 2 महीने में जो है वहां अपनी नीतियों का समीक्षा करके वह घोषणा करता है कि उनकी नीतिगत दर किस प्रकार की होगी। चाहे वहां रेपो रेट की बात करें, चाहे वहां रिवर्स रेपो रेट की बात करें, सीआरआर की बात करें, चाहे एसएलआर की बात करें, तो इसकी यह घोषणा तो स्वाभाविक रूप से जो है मैं यहाँ बातें जो बुनियादी रूप से जो करने वाला हूं इस छोटी सी लेक्चर के माध्यम से कि आज मौद्रिक नीति समीक्षा के अंतर्गत जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन कौन सी बातें कही है। मगर उसके पहले कुछ बुनियादी बातों का मतलब जो है मेरा जो संबंध है वहां है कि इस मौद्रिक नीति की घोषणा तो समझ में आ रहा है कि वहां जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति जो समिति है उनके द्वारा किया जाता है। ये मौद्रिक नीति जो समिति है उसमें कुल मिलाकर के 6 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्षता के रूप में जिनका नेतृत्व जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। ये तो स्वाभाविक है। अभी जब बात कर रहा हूं मैं कि यहाँ जो है 3 दिनों की 3 दिनों की मशक्कत के बाद 3 दिनों की बैठक के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आरबीआई गवर्नर के द्वारा यहां घोषणा किया गया इस नीति का। अब चूंकि यह नीति का संबंध किससे है? मुद्रा के प्रबंधन से है। अब मुद्रा के प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसा समझे, यदि हम ऐसा समझे कि यहां भारत की अर्थव्यवस्था ये एक्चुअल में क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी है। तो स्वाभाविक है इस इकोनॉमी में जो है रुपया, इसमें जो है रुपया ये कितना मात्रा में है, कितने मात्रा में है। यह रुपया जो है कहीं इसमें ज्यादा तो नहीं, या फिर ये रुपया जो है कहीं यहां अर्थव्यवस्था में कम तो नहीं। तो जब कम होंगे तब इसमें रुपया डाला जाएगा, या फिर तब मुद्रा जो है जब रुपया अधिक हो गया मतलब मुद्रा की मात्रा अधिक हो गया है अर्थव्यवस्था में, तो स्वाभाविक है यहां से बाहर निकाला जाएगा। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था में जो है मौद्रिक प्रबंधन की एक नीति है, जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी होने पर आरबीआई के द्वारा नीतियों को इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे घोषणा करता है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़े। मगर यदि जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा यदि अधिक है तो स्वाभाविक है मुद्रा की अर्थव्यवस्था के अधिक होने की वजह से, मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में अधिक होने की वजह से वहां भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए जो है उस मुद्रा को भारत की अर्थव्यवस्था जो है अपने पास में अवशोषित कर लेना, मतलब अर्थव्यवस्था से निकालकर अपने पास में रख लेना। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो मौद्रिक नीति जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो घोषणा जो किया जाता है वहां एक्चुअल में जो है मुद्रा के प्रबंधन की एक नीति है, मुद्रा के प्रबंधन की एक नीति है। अब तो स्वाभाविक है इस नीति का कुछ बेसिक पर्पस होगा, उस नीति का कुछ बेसिक पर्पस होगा। उस नीति के बेसिक पर्पस का मतलब यही हुआ कि मौद्रिक प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में वहां 2 मुख्य बातों को ध्यान में रखता है, 2 मुख्य बातों को ध्यान में रखता है। वहां यहां ध्यान में रखता है विकास के जो मुख्य उद्देश्य है, विकास के जो मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई जब मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करता है तो वहां प्रयास करता है मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखे। मतलब 2 मुख्य इसके ऑब्जेक्ट है। ये एक पहला ग्रोथ है और दूसरा जो है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मौद्रिक स्थायित्व। मतलब मुद्रा के जो मूल्य है मतलब महंगाई है वहां स्थिरता बनी रहे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो मौद्रिक नीति
कि जो उद्देश्य, बुनियादी जो उद्देश्य होता है, वहां विकास के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक स्थायित्व को बनाए रखें। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई जो है अपनी नीतियों के माध्यम से जो है एक तरफ विकास और दूसरी तरफ मौद्रिक स्थायित्व, मतलब मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण का प्रभार का वहां जो है प्रदर्शन करता है। इसका मतलब ये है कि इनकी नीतियों में एक तरह से कह सकते हैं वो दो धारी तलवार के जैसी है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर मान लो विकास को अगर बढ़ावा देना है तो स्वाभाविक है उसमें मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने पड़ेंगे, नीतियों को जो है थोड़ा ढील देना पड़ेगा, मौद्रिक नीति को सरल बनाना पड़ेगा। मगर यदि जो है ऐसा अगर किया जाए तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ गया और कहीं अधिक बढ़ गया तो स्वाभाविक है मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वस्तुओं का जो मूल्य क्या है बढ़ जाएगा। इसका मतलब महंगाई बढ़ गया तो स्वाभाविक है हम ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगर मान लो मुद्रा को डालते हैं अर्थव्यवस्था में तो जो है विकास तो हो सकता है बढ़े, मगर इसके साथ साथ जो है इधर महंगाई भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है हमें ग्रोथ और इस तरफ इन्फ्लेशन दोनों के बीच में जो है संतुलित करते हुए, बैलेंस करते हुए जो है मौद्रिक नीति के बनाने की आवश्यकता होती है, और आरबीआई यही करता है। ये आरबीआई यही करता है। तो इस प्रकार से एक्चुअली हम डिस्कस किए कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए जो रणनीति किस प्रकार का है। मौद्रिक नीति के प्रबंधन की जो रणनीति है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जो बना रखा है 2016 से लेकर के 2021 तक के लिए, 2016 से लेकर के 2021 तक के लिए, और वैसे जो है 2021 से लेकर के 2026 के लिए, मीन्स 5 वर्षों की रणनीति, 55 वर्षों की रणनीति। और ये रणनीति जो है 2016 से लेकर के 2021 तक यहां चल रहा है। 2016 से लेकर के 2021 तक जो है इस प्रकार से रणनीति बना के रखे हुए हैं। तो 16 से 21 तक अनुपालन किया गया, अब 21 से लेकर के 2026 तक वहां जो है यही एक रणनीति, यही एक रणनीति जो है, और वहां रणनीति का जो आधार है वहां क्या है, लचीला मुद्रास्फीति का लक्ष्य। लचीला मुद्रास्फीति का लक्ष्य, लचीला मुद्रास्फीति का मतलब जो है जो फ्लेक्सिबल जो इन्फ्लेशनरी जो टारगेट है, फ्लेक्सिबल जो इन्फ्लेशनरी जो टारगेट है, लचीला मुद्रास्फीति के लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि हमने आरबीआई ने लक्ष्य बना रखा है, आरबीआई ने लक्ष्य बना रखा है, आरबीआई ने जो लक्ष्य बना रखा है कि वहां जो है मौद्रिक नीति जो है 2%, न्यूनतम जो है 2% और अधिकतम जो है वहां 6%। इसका मतलब ये हुआ कि बीच के जो है जो मौद्रिक जो हमें जो है जो हमने लक्ष्य बना रखे हैं वहां जो है 4% का। तो 4% का जो लक्ष्य मौद्रिक 4% का जो महंगाई के दर का जो बना रखे हैं हमने, कभी अगर ज्यादा हो गया तो 2% ज्यादा मतलब 6% तक, और अगर कम हुआ तो वहां कब होगा 2% तक। क्योंकि अगर महंगाई अगर मान लो अर्थव्यवस्था में थोड़ा भी अगर नहीं है तो भी वहां आर्थिक विकास के लिए नुकसानदायक होता है, और यदि महंगाई अगर बहुत तेज गति से अगर बढ़ गई है तो वहां भी नुकसानदायक होता है। तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो हमें जो है एक थोड़ा सा ग्रोथ को समर्थन देने वाली जो है हमें कुछ इन्फ्लेशन महंगाई की आवश्यकता होती है, और आरबीआई जो है यही प्रयास कर रहा है। इन सबके बेसिस पर अगर हम देखें, इन सबके बेसिस पर अगर हम देखें तो एग्जैक्टली जो है लचीला मुद्रास्फीति, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, जो वास्तविक में कह सकते हैं ये खुदरा मूल्य सूचकांक होता है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, उसको टारगेट करके जो है वहां कितने परसेंट का लक्ष्य, 4% का लक्ष्य। तो 4% का लक्ष्य जो है ये पूरे 2021 से लेकर के 2026 तक का यही बनाए रहेगा। ये तो स्वाभाविक है, इसके लिए आरबीआई जो है इस प्रकार के प्रबंधन की करता है। ये अब इस प्रकार के लक्ष्य कर बना रखे हैं आरबीआई ने, तो स्वाभाविक है इस प्रकार के लक्ष्य को जो है, इस प्रकार से लक्ष्य को जो है आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के अक्षर आगे बढ़ाने के लिए जो है वहां कुछ नीतिगत दरें, कुछ नीतिगत दरें। तो आरबीआई की जो नीतिगत दर जो है, वहां जो नीतिगत दर होता है आरबीआई का, उनकी जो नीतिगत दर होती है ये,
नीतिगत दर का मतलब मैं उन दरों की बात कर रहा हूं जिसके माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था में या तो मुद्रा डाला जाता है या तो वहां से मुद्रा निकाला जाता है। अब इसमें जो है कई दर है, ये इसमें जो है कई जो है उसके नीतिगत दर है, और नीतिगत दर में जो वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान में यदि हम देखें तो उसमें रेपो दर हो गया, रेपो दर हो गया, स्थायी जमा दर हो गया, सीमांत स्थायित्व दर हो गया, साथ में रिवर्स रेपो दर हो गया, साथ में जो है CRR हो गया, SLR हो गया। तो ऐसे जो है कई ये निश्चित दर है ये, और इन्हीं के माध्यम से जो है RBI जो है या तो मुद्रा अर्थव्यवस्था में यदि डालता है या फिर निकालता है ये। तो इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो दर होता है जिनको हम नीतिगत दर कहते हैं, नीतिगत रेपो रेट, जिनको कहते हैं हम जो है नीतिगत रेपो रेट। तो मैं सभी की तो बातें यहां पर नहीं कर रहा हूं, मगर मैं थोड़ी सी एक बातें जो किसकी बात कर रहा हूं मैं, नीतिगत रेपो रेट, नीतिगत रेपो रेट। तो यहां रेपो रेट जो है बेसिकली ये वहां दर होता है, रेपो रेट बेसिकली वहां दर होता है जिससे जो अधिसूचित जो शेड्यूल्ड बैंक है, जो अधिसूचित बैंक जो है वह केंद्रीय बैंक से मतलब भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से जो है अल्प अवधि के लिए वहां कर्ज लेता है। तो इस प्रकार से ये नीतिगत दर हुआ जिनको हम कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण दर है ये, जिसकी वजह से उसमें अगर परिवर्तन आया, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो रेपो रेट की दर को अगर कम रखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक यदि जो है कोई अधिसूचित बैंक जो है अगर केंद्र से इन सेंस RBI से अगर पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो स्वाभाविक उस पर जो ब्याज का दर होगा वो क्या होगा, कम होगा। यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो स्वाभाविक है RBI के जो है अगर कोई बैंक अगर कम जो शेड्यूल्ड बैंक है वहां का कर्ज लेता है तो उनको महंगा पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में यदि पैसा अगर डालना है तो स्वाभाविक है RBI को जो है अपना नीतिगत दर मींस रेपो रेट को कम करना पड़ेगा, जिससे जो है बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक है वहां RBI से पैसा कर्ज लेगा और वहां जो है अपने जो उपभोक्ता है, कोई उद्योग है, उनको वहां कर्ज देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो है एक प्रकार से जो है अगर विकास को बढ़ावा देना है तो वहां निवेश के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है, और जिसके लिए जो है धन उपलब्ध कौन करवाएंगे, बैंक, और बैंक को जो है धन उपलब्ध कौन करवाएगा, RBI। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो RBI जो है इस प्रकार से जो है कई इसके अलग अलग उपाय है, हालांकि मैं सभी पर उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं इनमें जो है कि RBI ने आज क्या घोषणा किया है, RBI ने एक्चुअल में आज क्या घोषणा किया है। तो RBI ने एक्चुअल में जो है यहाँ जो घोषणा किया है उसकी कुछ मोटी मोटी बातें, यहाँ RBI का जो है प्रेस रिलीज है आज का ही है, ठीक है। अब इसमें इसमें जैसे मैंने बताया कि ये मौद्रिक नीति समीक्षा का एक वक्तव्य है, ये कि वास्तविक में जो है उनका वक्तव्य है कि उसने घोषणा में क्या किया। तो जैसे मैंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति की, ये मौद्रिक नीति समिति की जो है ये 53वीं बैठक, यहाँ जो बैठक था एक्चुअल में जो है वहां क्या है, एक 53वीं बैठक थी, और 53वीं बैठक में 5 से लेकर 7 फरवरी तक 3 दिनों की बैठक चले, 5, 6, 7 को। और उसके बाद जो है अभी जानते हैं कि वर्तमान में जो गवर्नर है हमारा वहां जो है श्री संजय मल्होत्रा, इसकी अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो है, मौद्रिक नीति की समिति के द्वारा जो है यहाँ घोषणा किया गया। जैसे मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति समिति में जो है कुल मिलाकर के इसमें 6 सदस्य होते हैं, ये इसमें 6 सदस्य होते हैं, बाकी और सदस्य में अलग अलग नाम यहाँ पर बता रखे हैं। स्वाभाविक है ये मौद्रिक नीति समीक्षा जो है जो आज जो है 7 फरवरी 2025 को RBI ने जो घोषित किया है वो एक तरह से कह सकते हैं एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनकी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया, निर्णय ये लिया गया कि आज जो चल निधि समायोजन सुविधा, चल निधि समायोजन सुविधा मतलब जिनको हम कहते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक्चुअल में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है बेसिकली यहाँ जो है
आरबीआई का मौद्रिक नीति समीक्षा के अंतर्गत जो है वहां जो है तरलता को समायोजित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो तरलता को वहां जो है अल्पकाल के लिए, अल्पकालीन अवधि के लिए मुद्रा की तरलता को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अंतर्गत जो है हालांकि बहुत सी बातें और भी होती है, मगर विशेष रूप से जो है इसमें एक तो होता है रेपो रेट होता है और एक जो है रिवर्स रेपो रेट। हालांकि उस पर जो है एमएसएफ और स्टैंडिंग जो है डिपॉजिट जो रेशियो है वहां भी इसका हिस्सा होता है, वहां भी उसका हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चल निधि समायोजन सुविधा या फिर जिनको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो है इसमें नीतिगत दर, नीतिगत दर का मतलब कौन सा, रेपो दर। तो रेपो दर को हम नीतिगत दर कहा जाता है। और इसमें इसमें इस मौद्रिक नीति समीक्षा में जो है यह घोषणा किया गया कि भारत में जो है विकास की जो दर है, विकास का जो दर है उनको बढ़ाना है। इस संभावना के साथ जो है, इस संभावना के साथ जो है बहुत लंबे समय बाद भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दर अर्थात रेपो रेट जो पहले 6.50% हुआ करता था, अब 25 बेसिस पॉइंट कम करके जो है उनको 6.25 मतलब 25 बेसिस पॉइंट कम करके जो है 6.2% पर ले आया। तो स्वाभाविक है जब नीतिगत रेपो रेट को कम किया जाता है तो इससे दो और परिवर्तन आ जाते हैं। तो एक परिवर्तन क्या आया, एक परिवर्तन जो आया स्थायी जमा सुविधा, जिनको बोलते हैं स्थायी जमा सुविधा का मतलब जो है स्थायी जमा सुविधा का मतलब जो है इनको जो है एक तरह से कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो है डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टेबिलिटी डिपॉजिट फैसिलिटी यहाँ की दाम जानते हैं। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से कितना हो गया 6%, जबकि जो है एमएसएफ, जिनको हम कहते हैं एमएसएफ, एमएसएफ का मतलब हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये अलग अलग दर है, उस पर किसी और लेक्चर में हम बात करेंगे उस संकल्पना को लेकर के ये, ठीक है। तो एमएसएफ प्लस बैंक दर, एमएसएफ प्लस बैंक दर ये दोनों कितना हो गया 6.5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेपो दर है अब वो 6.25%, रिवर्स रेपो जो है, ठीक है, वहां जो है पहले इसमें साथ में इसको पहले लेता हूं मैं, इसके बाद फिर जो है इसमें एक तो जो है एमएसएफ, एक तो इसमें क्या है एमएसएफ है, उसके साथ साथ एक जो है एमडीएस, एमडीएस, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे ही आगे मैंने बताया इसमें क्या है बैंक रेट, वहां क्या है बैंक रेट। तो एक्चुअल में ये सबकी घोषणा जो है आज आरबीआई के द्वारा किया गया। अब इसमें यहां तक हुई इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर कि आरबीआई ने इस प्रकार के निर्णय किस बेसिस पर और कैसे रखे हुए हैं, कैसे लिए हैं उन्होंने। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है हमें कि जैसे आरबीआई कह रहा है कि यह तटस्थ मौद्रिक नीति है, तटस्थ मौद्रिक नीति मतलब न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी है। बेसिकली वो कह रहा है कि ना तो हमने कोई एकदम से जो है महंगाई जो बढ़ गया है ऐसा हम मौद्रिक नीति को हम कठोर बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो है अब थोड़ी सी हमने एक तरह से पूरा ही उदार बना दिया मौद्रिक नीति को, ऐसा भी नहीं है। मतलब हमें जो है विकास को ध्यान में रखते हुए जो है, विकास को ध्यान में रखते हुए जो है जो महंगाई की जो दर है दोनों को समायोजित करके आगे बढ़ाना है। इसीलिए जो है इसीलिए जो है यहां कहा गया कि जो आर्थिक समृद्धि को प्रदान करते हुए, आर्थिक समृद्धि को समर्थन देते हुए जो है जो मुद्रास्फीति है उस लक्ष्य के साथ हमें टिकाऊ आधार को संरेखित करते हैं। मतलब आर्थिक समृद्धि को संरक्षण दे, समर्थन दे, हमें उतनी मुद्रास्फीति की आवश्यकता है। अगर अधिक होता है तब उसमें नीतिगत कुछ परिवर्तन और किया जा सकता है, मगर अभी मुख्य जोर अगर देखा जाए तो वहां क्या है समृद्धि, ग्रोथ, ठीक। तो अब स्वाभाविक ही इस निर्णय में यहां लेते हुआ अब निर्णय ले रहे हैं हम इसमें कि समृद्धि को महत्व देना है। तो स्वाभाविक है वो जो महंगाई मुद्रास्फीति की जो बात कर रहा हूं जिसका जो संकेतक महत्वपूर्ण होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सीपीआई को कम से कम जो टारगेटेड है, जैसे मैंने बताया प्लस माइनस
टू करके हुए जो है 4% के लक्ष्य के वहां निर्धारित किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य होगा मौद्रिक स्थायित्व के लिए, तो वहां सीपीआई कितना, 4%। 4% में कभी +2 +2 +2 और कभी -2। तो इस प्रकार से यहाँ लक्ष्य है। अब उसके बाद आगे जो है आरबीआई ने बहुत सी बातें और कह रखा है, और कह रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो है समृद्धि और महंगाई के बारे में, समृद्धि मतलब ग्रोथ और महंगाई मतलब मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन के बारे में ये। तो स्वाभाविक है दो प्रकार की इसके मूल्यांकन। तो एक तो पहला मूल्यांकन वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है, और वर्तमान में दूसरी स्थिति क्या है, घरेलू स्तर की। तो स्वाभाविक है हमें अगर समृद्धि को अगर देखना होगा तो हम निश्चित रूप से जो है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कोई जो है बंद अर्थव्यवस्था तो नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था तो खुली अर्थव्यवस्था है ना। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश की जो अर्थव्यवस्था है या फिर विदेशों से भारत की अर्थव्यवस्था में उनका प्रभाव होता है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो किस प्रकार की है, वहां भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसका मतलब विकास और इन्फ्लेशन के लिए जो है हमें ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और जो इंडियन इकोनॉमिक जो सिचुएशन क्या है, हमें दोनों बातों को ध्यान में रखने की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लोबल स्तर में अगर देखें, ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो स्वाभाविक है वहां जो है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सभी संस्थाओं ने जो है जो ग्लोबल जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उनकी विकास दर को जो है औसत से भी कम कर दिया है, औसत से भी कम कर दिया है। इनके साथ साथ अगर वर्ल्ड ट्रेड में अगर देखें, विश्व व्यापार में अगर देखें तो उसमें भी जो है कई समस्याएं, कई प्रकार के आघात, इससे वहां भी जो है डिस्टर्बेड चल रहा है। इनके साथ साथ जो है वर्ल्ड आर्थिक दृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, विश्व आर्थिक जो परिदृश्य है, वो संकेत कर रहा है कि अवस्फीति, यूरोप की तरफ जो है अवस्फीति की जो गति है, और इनके साथ साथ भू राजनीतिक जो तनाव है और ऐसी कई नीतिगत अनिश्चितताओं के ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो है एक चुनौती उत्पन्न कर दिया है। तो स्वाभाविक है ग्लोबल इकोनॉमी में अगर चैलेंजेस है, इसका मतलब वहां भारत की जो इकोनॉमी है उसको वहां प्रभावित प्रतिकूल रूप से करेगा, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तो यहाँ जो है एक तरह से कह सकते हैं जितनी भी इमर्जिंग जो इकोनॉमी है कि उनके लिए जो है उनके लिए एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इन सब ने जो है उभरते जो इकोनॉमी है, जैसे कि भारत है, इस तरह मेक्सिको है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, उनकी अर्थव्यवस्था में, उनके जो बाजार में जो मुद्राओं पर दबाव उत्पन्न कर दिया, ठीक है, उनकी जो मुद्रा, अब जैसे कि वर्तमान में अगर भारत की अगर मान लो जो है हमारी करेंसी, हमारी जो मुद्रा है, ठीक है, उनका जो विनिमय दर डॉलर के जो है मूल्य, डॉलर मजबूत होने की वजह से जो है भारत में हम देख रहे हैं कि जो मुद्रा है हमारी रुपया, वो धीरे धीरे लगातार क्या है, कमजोर होते जा रहा है, लगातार क्या है वहां कमजोर होते जा रहा है। तो ये एक्चुअल में ऐसा जो है कई प्रकार के ग्लोबल जो डिस्टर्बेंसेस है उनकी वजह से, जिनको आरबीआई ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है, ये वही बातें कर रहा है ये, ठीक। मगर उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम आगे देखें घरेलू स्तर पर, दूसरी तरफ आगे देखें हम घरेलू स्तर पर, तो घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखें, घरेलू स्तर में अगर देखें तो एक्चुअल में घरेलू स्तर में अगर हम देखें तो अभी जैसे कि जो एडवांस जो हमारा जो एस्टिमेटेड है जीडीपी का, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का, ठीक है, वो संकेत करता है आर्थिक समीक्षा में और बजट में भी इनको रेखांकित किया गया कि 2024-25 में भारत की जो अर्थव्यवस्था के विकास दर 6.4% वहां लगभग रहने वाला है, और 6.4% की जो विकास दर जो है वो जो भारत में जो है 2024-25 में जो हमने प्राप्त किया है, मुख्यतः अगर देखे तो वहां दो तीन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपूर्ति पक्ष में अगर देखिए हम ये ग्रोथ प्राप्त किया उसके लिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है किसका है, वो सर्विस सेक्टर का है, और दूसरा जो है वहां जो है कृषि क्षेत्र में बहाली। एक्चुअल में अगर देखें तो हम अगर 6.4% के जो है जीडीपी ग्रोथ रेट 24-25 में जो प्राप्त कर रखे हैं आर्थिक समीक्षा में जैसा बताया गया है, तो वहां मुख्य रूप से अगर देखें तो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है वो, और साथ में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है वो उससे में मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, इन द सेंस जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उतनी अच्छी नहीं हुई है। इस बात को हम यह ध्यान में रख रहे हैं। उसके बाद फिर अगर देखें तो मौद्रिक नीति में जो है आरबीआई ने जो कहा है, तो ये सब चीजों को तो है,
हमारे पास में। मगर हाँ, अब आगे जो है संभावना हमारे पास में किस तरह की है, आगे संभावनाएं किसी तरह की है, किस तरह की संभावना है, तो उन सब बातों को देख रहे हैं। जैसे जैसे जो है अभी रबी का जो फसल है ये अच्छे होने की संभावनाएं है। साथ में यहां भी अनुमान लगाया जा रहा है कि औद्योगिक जो गतिविधियां हैं हमारी, वहां 25-26 में जो है वहां जो है बढ़ावा देगा। तो औद्योगिक गतिविधियां हैं वहां भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो है स्वाभाविक रूप से जो है हमारा जो आर्थिक समृद्धि वहां आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगली बार जो रबी फसल है भी जो आने वाला है वहां भी अच्छा होगा, और साथ में औद्योगिक गतिविधियां जो है वहां भी अच्छे होंगे। तो स्वाभाविक है इनके साथ साथ जो है अभी जो हाल ही में जो भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया 25-26 में, उसमें भी कई ऐसे घोषणाएं किया हुआ है, कई ऐसे घोषणाएं कर रखे हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, जिससे घरेलू खपत और मजबूत होने की संभावनाएं है। ऐसा किया जा सकता है। ये घरेलू खपत होने का मतलब ये है कि अगर उपभोक्ताओं के हाथ में अगर पैसे होंगे, कर से राहत मिलेगा, वेतन मजदूरी बढ़ाएगा, पेंशन बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक इससे क्या होगा, कर में छूट दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं के जो है पास में पैसे अधिक बचेंगे, और बचत अगर अधिक होगा तो स्वाभाविक है वहां पैसा निवेश करेगा, इसका मतलब हमारा जो है खपत की मात्रा बढ़ेगा। तो यही सब बातें हैं। इनके साथ साथ और भी है, ठीक है, और भी कई इसमें जो है जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर कारपोरेट के जो बैलेंस शीट है, या फिर जो है भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पूंजीगत व्यय किया जा रहा है, तो इन सबको ध्यान में रख कर इनके साथ साथ आरबीआई ने जो है जो जो औद्योगिक सर्वेक्षण किया, इनके साथ साथ जो परचेसिंग मैनेजर जो इंडेक्स है, ये सब दिखा रहे हैं कि वहां सकारात्मक एक माहौल बन रहा है कारोबार करने का। हालांकि जो है अभी भी जो है कई आघात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो है। जैसे कि एक क्या हो सकता है, निर्यात। यदि निर्यात ग्लोबल इकोनॉमिक पर जो है अगर इस प्रकार से कई प्रकार से अगर दबाव रहेंगे, डिस्टरबेंस रहेंगे युद्ध का, या फिर कहीं पर ट्रम्प की नीतियों का, तो स्वाभाविक है ये जो है इस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के लिए एक आघात के रूप में भी हो सकता है। इनके साथ साथ सबसे बड़ा जो डिस्टरबेंस जो लेके आता है वहां है भू रणनीतिक जो तनाव है, जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है। इनके साथ साथ बहुत से ऐसे देश है जो संरक्षणवादी व्यापार की नीतियों का अनुपालन करते हैं। संरक्षणवादी व्यापार की नीतियों का मतलब ये है कि वो अपनी वस्तुओं को, अपने देश की वस्तुओं को यहाँ प्राथमिकता दिया जाता है, और जबकि विदेशी कोई वस्तु वहां से अगर कोई वहां उसमें उनके देशों में निर्यात करता है तो वहां जो है कई प्रकार से चीजों को उनको कर्टेल किया जाता है। इनके साथ साथ अगर देखें वर्तमान में तो इंटरनेशनल जो कमोडिटी जो जो प्राइस है वस्तुओं की, चाहे स्टील की बात करें, चाहे वहां और बहुत सारे फ्यूल की बात करें, तो इन सब में बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, उतार चढ़ाव का एक दौर देखा जा रहा है। इनके साथ साथ अगर देखें तो ग्लोबल जो फाइनेंशियल बाजार है ये, ठीक है, उसमें भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सब ऐसे कई ऐसे जो है कारक है, ये कई ऐसे ऐसे कारक है, इन सब कारकों को ध्यान रखे, मतलब ग्लोबल फैक्टर प्लस जो डोमेस्टिक फैक्टर हमारा, दोनों को ध्यान में रख करके जो है भारत में जो है जो मौद्रिक नीति समीक्षा करने वाली जो कमेटी है 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ, भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ वहां जो घोषणा किया है 6.3%, 6.3%, मतलब आरबीआई के द्वारा जो है 25-26 के लिए जो विकास का जो अनुमान जो वहां वहां कर रहा है वहां है 6.7%। जबकि जो है तो आरबीआई ने कितना किया 2026 के लिए, जो है 2025-26 की अगर बात करें तो वहां आरबीआई ने कितना किया 6.7%। जबकि जो है बजट में जो है यहाँ घोषणा किया गया है 6.3 से लेकर के जो है 6.8% तक विकास दर 2025-26 के लिए। और आरबीआई ने जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है भारत के लिए वहां कितना 6.7%। हालांकि 6.7% में किस तरह से आएगा, तो क्वार्टर 1 में ये आएगा 6.7, क्वार्टर 2 में 7% आ जाएगा, क्वार्टर 3 में जो है में इस प्रकार से, और उसके बाद फाइनली जो है क्या 6.5% तक, ठीक है। मगर उसमें कई प्रकार के जोखिम बने हुए हालांकि, ठीक है, ये सब बातें। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं इसमें, वहां है हेडलाइट मुद्रा स्फीति।
हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति का मतलब ये हुआ कि वहां महंगाई को इंडिकेट कर रहा है, और हेडलाइन के मतलब ये हुआ कि उसमें वो सभी बातें सम्मिलित है जो महंगाई को थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ वहां बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। उनके साथ में रहने से जो है बहुत तेजी से मुद्रा की स्फीति में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए जो हमको आधार बनाते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति अगर इनको भी देखें तो वहां भी अगर देखें तो शीर्ष स्तर पर 6.2% नवंबर से दिसंबर के बीच में बना हुआ था। और उसका जो बेसिक कारण क्या है कि नवंबर दिसंबर में जो है सब्जियों की कीमत जो है वहां उच्च स्तर पर आ चुके थे, जिसकी वजह से जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वहां, ठीक है, मगर हाँ धीरे धीरे तब जब खाद्य की मुद्रास्फीति में कमी आया तो हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है वहां भी स्वाभाविक रूप से जो है क्या है, गिरावट आएगी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसमें बहुत सारी बातें और भी है, इस प्रकार से बहुत सी बातें इसमें और भी है। तो ये सब ऐसे कुछ बुनियादी बातें हैं जिसमें आरबीआई ने अब मौद्रिक नीति में घोषणा किया, जैसे कि जीडीपी का ग्रोथ रेट इस तरफ जो इंडिकेट कर रखा है इनकी ताबेल में, टेबलिंग में, और वैसे जो है वहां क्या है क्वार्टरली प्रोजेक्टेड जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, तो ये महंगाई को इंडिकेट कर रहा है, इस प्रकार से महंगाई को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ जो है भारत की जो है क्वार्टरली जो ग्रोथ रेट है किस प्रकार की रहेगी ये उनको बता रहा है। तो इस प्रकार से जो है आज की छोटे से सेशन में हमने समझे मौद्रिक नीति समीक्षा। आगे जो है इसी प्रकार से और कुछ छोटी जो और जो महत्वपूर्ण जो कोई जो जो करंट अफेयर से संबंधित या कुछ 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 बुनियादी जो खबर होंगे हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।